कल हमने शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स को शुरू किया था और हमने सेक्शन 43 का यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस किया था वेयर वी हैड कवर्ड द काइंड्स ऑफ इक्विटी शेयर। तो दो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, तो दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। फिर हमने देखा था इक्विटी में ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स एंड वी हैव इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। हमने ये समझा था एक्सप्लेनेशन के थ्रू कि एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होगा। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर वन वोटिंग राइट प्लस वन पोर्शन ऑफ द डिविडेंड, बट डिफरेंशियल वोटिंग राइट में यहाँ पे अलग हो सकता है। फिर हमने ये भी देखा था कि डीवीआर किसको किसको इशू किया जाता है, राइट। और टाटा मोटर्स ने जैसे प्रैक्टिकली डीवीआर इशू किया। इसके अलावा कंडीशंस फॉर डीवीआर, इशू ऑफ डीवीआर, इसमें एक जैसे मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, ये वाला जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज ओमिटेड। तो ये कंडीशन आप लोगों के लिए अभी वैलिड नहीं है, राइट, दिस इज नॉट देयर। तो अगर आपके मॉड्यूल के अंदर भी ये पॉइंट है तो आप इसको इग्नोर करना, दिस प्रोविजन इज डिलीटेड। एक करेक्शन तो जो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी करवा दिया था, विच वॉज द 74% वोटिंग राइट, ये अमेंडमेंट, राइट। तो ये हमने डीवीआर के सारे प्रोविजंस को कवर किया था। अब मेरे पास आपके लिए कुछ दो तीन क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस, वो आप मुझे यहाँ पर आंसर करोगे। पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे करके रखा है, क्या ऐसा हो सकता है कि दो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, दो शेयर होल्डर्स है। अच्छा, चलो एक और चीज, आप मुझे बताओ रेजोल्यूशन कैसे पास होता है। हमने देखा था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, बट ये रेजोल्यूशंस कैसे पास होते हैं? ये रेजोल्यूशंस कैसे पास होते हैं? सपोज मैं आपको बोलूं यहाँ पे चार शेयर होल्डर है, ए बी सी डी। ए के पास है 100 शेयर्स, बी के पास है 500 शेयर्स, डी के पास है 1000 शेयर्स और सी के पास है लेट्स से 400 शेयर्स। टोटल कंपनी में हो गए 2000 शेयर्स, 2000 शेयर्स हो गए। आप मुझे बताओ रेजोल्यूशन कैसे पास होगा और किसके पास कितना वोटिंग राइट है? आप क्वेश्चन समझे मेरा? किसके पास कितना वोटिंग राइट है और ये रेजोल्यूशन कैसे पास होगा? सपोज हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, तो हम कैसे पास करेंगे? हाउ विल वी पास द रेजोल्यूशन? आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? तो आप कैसे रेजोल्यूशन पास करोगे? देखो अब यहाँ पे दो तरीका है रेजोल्यूशन जब हम पास करते हैं। या श्योर, कोई बोलना चाहता है अनम्यूट करके बोलिए। अभी किसी ने अनम्यूट किया था, आप बोल सकते हो। नो, चलिए, तो आई थिंक वो गलती से हो गया होगा। आप ये देखो, रेजोल्यूशन पास करने का दो तरीका है, एक होता है बाय शो ऑफ हैंड्स और एक होता है बाय पोल। सर ये आपने आज तक तो कभी पढ़ाया नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीजें आप नहीं सीखोगे, ये जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में आएगा। तो जब ये रेजोल्यूशन आपको पास करना है तो दो तरीके से हो सकता है, एक होगा बाय शो ऑफ हैंड्स और एक हो जाएगा बाय पोल। तो अगर शो ऑफ हैंड्स होगा तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें यहाँ पर majority hands चाहिए in favor. I need majority hands in favor, तो हमारा रेजोल्यूशन यहाँ पर पास हो जाएगा। लेकिन अगर हमें बाय पोल चाहिए तो यहाँ पर हमें majority hands नहीं, हमें यहाँ पर majority शेयर होल्डिंग, ओके, majority शेयर होल्डिंग अज्यूमिंग सबके इक्वल वोटिंग राइट्स है, majority शेयर होल्डिंग वाले से हमें यहाँ पर इन फेवर चाहिए होगा रेजोल्यूशन। सो सपोज इस केस में अगर आप चेक करो तो
अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है और हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं बाय शो ऑफ हैंड्स, ठीक है, तो आप यहां पर देखना, अगर ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों अगर अग्री कर जाते हैं तो आप देखो मेजोरिटी सेट हो गया। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और शेयर होल्डर को ले आते हैं। ई ई के पास है लेट्स से 500 शेयर्स, ई के पास हो गया 500 शेयर्स, तो टोटल शेयर्स हमारे हो गए 2500। ओके, तो आप यहाँ पे देखो ए बी सी अगर फेवर में वोट करते हैं और डी और ई ये दोनों अगेंस्ट में वोट करते हैं, तो भी आप क्या बोलोगे? द रेजोल्यूशन इज पास्ड। वाई द रेजोल्यूशन इज पास्ड? बिकॉज शो ऑफ हैंड्स में आपको यहाँ पर मेजोरिटी मिल गया। आ रहा है आपको समझ में? यहाँ पे आपको मेजोरिटी मिल गया। बट यही अगर आपने बाय पोल किया तो क्या होगा? बाय पोल में अगर ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों अग्री करते और डी प्लस ई ये रिजेक्ट करते तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? द रेजोल्यूशन इज नॉट पास्ड। वाई द रेजोल्यूशन इज नॉट पास्ड? बिकॉज आउट ऑफ 2500 शेयर्स डी और ई के पास कितना शेयर्स है? 1500 शेयर्स है। तो मतलब मेजोरिटी शेयर्स किसके पास है? डी और ई के पास है। तो अगर ये मना कर देंगे तो आपको मेजोरिटी यहाँ पर नहीं मिलेगा। गाइस ये पॉइंट समझ में आया आपको? ये पॉइंट समझ में आया? अब सर आप ये पॉइंट अभी क्यों बता रहे हो? ये तो आप जब हम मीटिंग्स वाला चैप्टर पढ़ते तब आपको पढ़ाना था। देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर डीवीआर वाले शेयर्स हैं तो आपको फायदा कब होगा? जब वोटिंग बाय पोल होगा या वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स होगा। किसमें फायदा होगा आपको? ओके निधि, देखो शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है? शो ऑफ हैंड्स में बेसिकली आपको मेजोरिटी हैंड्स इन फेवर चाहिए। मतलब शो ऑफ हैंड्स में वन हैंड इज इक्वल टू वन वोट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि डी के पास 1000 शेयर है या ए के पास 100 शेयर है, डी के पास भी वन वोट है, ए के पास भी वन वोट है। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखो ए बी सी आउट ऑफ 5 3 हैव अग्रीड, तो यू वुड से द मेजोरिटी हैज बीन मेट, द रेजोल्यूशन इज पास्ड। लेकिन यही अगर पोल डिमांड किया जाए तो आप देखो ए बी सी अगर ये तीनों अग्री कर भी जाते तो भी कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज डी और ई के पास मेजोरिटी शेयर्स है। तो इन केस ऑफ पोल वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। ओके, इज दिस क्लियर निधि? ओके, तो ये पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है। यश बोल रहा है कैन द रेफरेंस ऑफ द सूट सीरीज बी टेकन? हाँ, तो सूट्स में अगर आप देखो तो वहां पर जब भी वो मैनेजिंग पार्टनर को अपॉइंट करते हैं तो वो कैसे करते हैं? शो ऑफ हैंड्स रखते हैं ना, सब हाथ ऊपर करते हैं और जो डिसअग्री करते हैं वो हाथ नीचे रखते हैं। हाँ विनीत, इट इज प्रैक्टिस्ड, इट इज प्रैक्टिस्ड। पर अब वर्चुअल जनरल मीटिंग और ये सब होने लगेगा तो शो ऑफ हैंड्स हट जाएगा। हाँ डैनियल हार्डमैन, बिल्कुल करेक्ट यश। ओके, बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे ऑनलाइन जनरल मीटिंग्स होने लग गए, वर्चुअल एजीएम वर्चुअल ईजीएम्स होने लग गए, तो अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया। अब तो स्ट्रेट अवे पोल ही डिमांड होता है। अदरवाइज जो प्राइमा फेसी होगा वो आपका जनरल मीटिंग, अगर फिजिकल जनरल मीटिंग होगा तो शो ऑफ हैंड्स होता है। और जब शो ऑफ हैंड्स में कोई रिजल्ट को काउंटर करे कि नहीं यार मैं नहीं मानता, जैसे सपोज शो ऑफ हैंड्स में इस तरह से रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, तो यहाँ पे डी ई ए बी सी कोई भी यहाँ पे पोल डिमांड कर सकता है कि अरे नहीं आई डिमांड पोल, फिर पोल डिमांड हो जाएगा। ठीक है, जनरल मीटिंग पे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो ये एक पॉइंट मेरे पास जस्ट दिमाग में आया था, आई थॉट दैट आई शुड डिस्कस दिस विद यू। अच्छा, तो इसको तो मैं एक बार यहाँ पे हटा देता हूँ, स्लाइड्स में रखने का कोई फायदा नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ पे, या फिर रैदर मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक रूल का पॉइंट मेरे को आपको और बताना है। इसमें यह था कि सपोज करो यहाँ पर आपके पास ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, you have ordinary equity shares, so basically you want to do conversion of
the ordinary equity share into, ये ECH तो शेयर होल्डर हो जाता है मेरा, चलिए, इक्विटी शेयर को, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर को यू वांट टू कन्वर्ट इनटू DVR, और लेट्स से यू वांट टू कन्वर्ट DVR इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। क्या आप ये काम कर सकते हो? क्या आप ये काम कर सकते हो? क्या आप ये काम कर सकते हो? कन्वर्जन, सो दिस इज नॉट अलाउड। ओके, दिस इज नॉट अलाउड। नेम इन, ये रूल बना करता है, ठीक है। वैसे देखो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए कि सर नया शेयर इशू नहीं करना चाहते, हम सिर्फ कन्वर्ट करके काम निकाल देते हैं। कर सकते हो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रूल मना कर रहा है, तो रूल मना करने की वजह से आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। आप बताइए, इज दिस क्लियर? सो एक बार अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। बाय द वे, ये जो अमेंडमेंट मैंने आपको बताया है, ये रीसेंट अमेंडमेंट है। सी, आई विल शो यू, ये बिल्कुल ही रीसेंट अमेंडमेंट है, तो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। थर्ड, सो थर्ड, ये आपका 16 अगस्त 2019, ठीक है, 16 अगस्त 2019 है, तो ये आपका रीसेंट अमेंडमेंट्स में से आया है, ये वाला पॉइंट। ओके, सो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एनीवे, सो ये रूल के अंदर है, और ये रूल मैंने आप लोगों के फोल्डर के अंदर भी डाल दिया है। जस्ट गो थ्रू दिस रूल, तो आप यहाँ पे समझ जाओगे। ये बेसिकली आपका रूल 4 है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स का, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंडीशंस फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो कल देखो हमने जैसे पढ़ा था वही कवर हो जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आपको यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो वोटिंग पावर के ऊपर बात आ गया कि जो वोटिंग पावर है दैट शुड नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। फिर ये कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड वाला जो पॉइंट था, सॉरी ये तो अभी डिलीट हुआ होगा क्योंकि ये, हाँ ये 2016 अगस्त 2019, एनीवे चलिए। फिर अगर आप देखो कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन द फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा देखो द कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन केस ऑफ, ये सारे रीपेमेंट्स आ गया। फिर आपको अगर याद हो मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड को भी करेक्ट किया था, ये पेमेंट डिविडेंड का था। और फिर ये इस वाले डिफॉल्ट के लिए क्या प्रोवाइज होता कि एक बार आपने डिफॉल्ट किया उसके बाद 5 साल के बाद आप फ्री हो जाओगे। फिर अगर आप देखो द कंपनी शुड नॉट हैव बीन पीनलाइज्ड। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और का पॉइंट आया है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए जब आप भेजोगे नोटिस को। इसके अलावा आप देखो ये आ गया कन्वर्जन वाला पॉइंट, सर कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है रूल 4 सब रूल 3 दैट द कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट्स इनटू इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड वाइस वर्सा। तो दोनों तरह से आपको यहाँ पर अलाउड नहीं है। और फिर आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, तो ये जब हम सेक्शन 134 पढ़ेंगे तो हमारे पास वापस से आ जाएगा कि बोर्ड रिकॉर्ड रिपोर्ट के अंदर आपको ये सब मेंशन करना होगा, एनुअल रिपोर्ट। मैं चाहता हूं आप लोग क्या करो, जस्ट गो टू गूगल एंड डाउनलोड द टाटा मोटर्स, ठीक है। आप टाटा मोटर्स का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब टाटा मोटर्स के एनुअल रिपोर्ट को जब आप डाउनलोड करोगे वहां पर देखो आपको डीवीआरस के बारे में पूरा प्रोविजन मिलेगा, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। जस्ट गो टू गूगल टाटा मोटर्स एनुअल रिपोर्ट, ये आपको मिल जाएगा। इंटर आलिया, इंटर आलिया इज समथिंग विद इन, मतलब ये एक आपका लीगल मैगजीन है, और अमंगस्ट जैसे हम बोलते हैं अमंगस्ट, उसमें आ जाएगा ये आपका कि अगर मैं बताऊं दिस इंक्लूड इंटर आलिया, जैसे हाउ डू आई गिव यू एन एग्जांपल हियर। देखो जैसे मैं आपको बोलूं द शेयर्स ऑफ द कंपनी विल, या ऐसे देखो
द फॉलोइंग पर्सन विल हैव द वोटिंग राइट। अच्छा, इन दैट सेंटेंस आप पूछ रहे हो, so बेसिकली इन द फॉलोइंग पर्सन विल हैव द वोटिंग राइट। अभी कहां पर है इंटर आलिया, आप दिखाओ। हाँ, तो इंटर आलिया मतलब बाकी चीजों के अलावा। चलो अच्छा, यहाँ पर अगर मिल गया तो मैं आपको और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूँ। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इधर इंटर आलिया का मतलब है कि अमंगस्ट अदर्स थिंग, कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बाकी चीजें तो करनी है डिस्क्लोज, इसके अलावा ये भी आपको डिस्क्लोज करना है। ओके, मेक सेंस? कि आपका जो बोर्ड रिपोर्ट होगा, उस बोर्ड रिपोर्ट में बाकी चीजों को तो आप डिस्क्लोज करोगे ही, उसके अलावा ये भी डिस्क्लोज करना, इंटर आलिया। ठीक है, अमंगस्ट अदर्स दिस शुड आल्सो बी देयर। बाय द वे, मैं आप लोगों को टाटा मोटर्स के एनुअल रिपोर्ट के बारे में बता रहा था। जस्ट डाउनलोड द टाटा मोटर्स एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, और ये आपको एनुअल रिपोर्ट जो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्म में आप आता है। इस पीडीएफ फॉर्म में इसको आप डाउनलोड कर लो और आराम से आप इसको रीड कर सकते हो, राइट, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रीड। तो यहाँ पर आप चेक करो कहाँ पर आपको डीवीआरस के बारे में रहेगा। तो यहाँ पर जो बोर्ड रिपोर्ट है, इसमें आपको मिलेगा, ये रहा बोर्ड रिपोर्ट। इसी बोर्ड रिपोर्ट में आपको डीवीआरस के बारे में पूरा डिटेल गिवन होगा। ठीक है, सो अभी आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम इन दिस, बट आप इसको आराम से यहाँ पर रीड कर सकते हो। ये देखो, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, वारंट्स है, शेयर कैपिटल के बारे में बताया हुआ है। सो जस्ट रीड दिस, ये आपको काफी ज्यादा अच्छा एक प्रैक्टिकल इंसाइट देगा। ठीक है, चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इसमें देखें तो ये सारे प्रोविजंस आपके इसके अंदर रहेंगे। ओके, चलिए फिर अब हम वापस से अपने सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये सारा कंडीशंस था जो हमने पढ़ा, ये सब आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपके पास आता है सेक्शन नंबर 44, और सेक्शन नंबर 44 यहाँ पे बोलता है द नेचर ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ये जो शेयर्स और डिबेंचर्स है, ये क्या है, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है विच कैन बी ट्रांसफर्ड इन द मैनर। ठीक है, तो तीन चीजें, जो जो शेयर एंड डिबेंचर है, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब इसको आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। और कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, जिस तरह से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपको प्रोविजन दिया हुआ है, एज द वे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड। अब आप अगर इसमें मुझे आंसर करके बताओ, तो आप बताओ मुझे, व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी? व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी? हम किसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे? व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी? व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी? व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी? क्या आपने मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पहले भी पढ़ा है कहीं? विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, क्या आपने मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, अ प्रॉपर्टी विच इज मोबाइल इन नेचर? ओके, अच्छा, ये सब डेफिनेशन आप अपने हिसाब से दे रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी को कहीं पर डिफाइन किया गया है? क्या मूवेबल प्रॉपर्टी को कहीं पर डिफाइन किया गया है? क्या इससे पहले आपने कभी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था? टैक्स में पढ़ा था। ओके, ओके, टैक्स के अंदर कोई सेक्शन है जो डिफाइन करता है मूवेबल प्रॉपर्टी को? इज देयर अ सेक्शन व्हिच डिफाइंस मूवेबल प्रॉपर्टी, कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी होता है? रौनक ने यहाँ पे बताया हुआ है सेक्शन 52। ओके, मुझे इनकम टैक्स एक्ट के बारे में इतना नहीं पता, चेक कर लेते हैं। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है वेर अ पर्सन रिसीव्स दी प्रॉपर्टी। चलिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट है, जैसे एमसीए का वेबसाइट है वैसे इनकम टैक्स इनका भी वेबसाइट है। सो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2
और ये आ गया आपका क्लॉज ये तो कुछ और ही आ रहा है, it's showing something else. So provides where a person receives the property for a consideration for less than fair market value. हाँ, तो क्या, अच्छा इससे पहले आपने टैक्स में पढ़ा है, मेरी क्लास में कभी आपने पढ़ा है मूवेबल प्रॉपर्टी? नहीं, धवल बोलते हैं नहीं। ओके, अच्छा विनीत अगर बोलते हैं तो कोई बात नहीं है, बट आप सब बोल सकते हो, मतलब आप सब नहीं बोल सकते कि नहीं पढ़ा। आपको याद हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट? ऋतिक, करेक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। व्हाट इज गुड्स? गुड्स इज मूवेबल प्रॉपर्टी, यस और नो? ओके, अरे हाँ, करेक्ट। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान देखो, ध्यान से देखो इस पॉइंट को, कि ये जो वर्ड है मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है आप ही के सिलेबस में, एक चैप्टर है विच इज कॉल्ड एज जनरल क्लॉजेस एक्ट। ओके, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, ये आपके सिलेबस में है। तो जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है वो इस वर्ड को डिफाइन करता है मूवेबल प्रॉपर्टी को। और वो कैसे डिफाइन करता है? वो बोलता है एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी विच इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मूवेबल प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी इज, सॉरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर फर्दर यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। तो काफी हद तक ये डेफिनेशन आपको किसकी तरह साउंड करेगा, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमने गुड्स के डेफिनेशन को देखा था। सो द इमूवेबल प्रॉपर्टी इट इंक्लूड्स लैंड्स, it includes land, then also benefits arising out of land। पढ़ा है आपने ये? थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, है कि नहीं? हाँ विनीत, ये आपके सिलेबस में भी है। तो जब हम बिजनेस लॉ पढ़ेंगे तब हम जनरल क्लॉजेस एक्ट को देखेंगे। एंड इसके अलावा थिंग्स विच आर अटैच्ड टू द अर्थ, या फिर परमानेंटली फास्टन टू अर्थ। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इमूवेबल, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब अगर आपको एक शेयर को ट्रांसफर करना है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो आपको किसको देखना पड़ेगा? यू विल हैव टू सी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को देखना होगा। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यहाँ पर क्या बताएगा कि किस तरह से यहाँ पे ट्रांसफर करना है, क्या यहाँ पे प्रोविजन है। अच्छा, ट्रांसफरेबल और नेगोशिएबल में कोई डिफरेंस है क्या? ट्रांसफरेबल में और नेगोशिएबल में कोई डिफरेंस है? एनीथिंग विच इज ट्रांसफरेबल एंड एनीथिंग विच इज नेगोशिएबल, क्या कोई डिफरेंस है? यस, ओके। तो ये एक आपको मैं होमवर्क देता हूं, मुझे आप और थोड़ा रिसर्च करके इसके बारे में बताओगे कि ट्रांसफरेबल और नेगोशिएबल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एंड आर शेयर्स ट्रांसफरेबल और दे आर नेगोशिएबल? तो ऑफ कोर्स द आंसर इज द शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो, ये जो शेयर और डिबेंचर्स है, ये शेयर और डिबेंचर के अंदर यहाँ पर क्या बताया हुआ है, दैट प्रोवाइडेड दैट, तो ये आपका सेक्शन था, अब इसमें प्रोवाइजो है, provided that nothing contained in this section shall apply to a share which is held by a person whose name is entered in the list of beneficial interest in the records of the depository। इसका क्या मतलब हो गया?
अच्छा, ये तो सेक्शन 45 आ गया। आई थिंक 44 का एक पॉइंट यहाँ पे मेरे से मिस हो गया। मिस तो क्या, मैं बेसिकली आपको यहाँ समझा रहा था। देखो, ये जो आपका शेयर है, ठीक है, ये शेयर क्या है? ये शेयर हो गया आपका बंडल ऑफ राइट्स। ठीक है, ये जो शेयर है, ये शेयर आपका बंडल ऑफ राइट्स है। अब आपके पास अगर राइट्स आते हैं तो आपके पास ऑब्लिगेशन भी आएगा, करेक्ट? तो आप मुझे बताओ, शेयर में क्या ऑब्लिगेशन होगा? राइट्स तो आ गए, ऑब्लिगेशन क्या होगा? ऑब्लिगेशन टू पे द कॉल मनी ऑन द शेयर सब्सक्राइब्ड, करेक्ट? हाँ, बिल्कुल करेक्ट। अब ये जो राइट्स है, ये राइट्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो क्या? क्या आप ये राइट्स को ट्रांसफर कर सकते हो? जो आपके बहुत सारे राइट्स हैं उसमें से कोई एक राइट्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, you have right to receive dividend, then you have the voting rights. क्या आप ऐसा कर सकते हो, इस शेयर के ऊपर जो डिविडेंड्स का राइट है इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया टू ए, और जो इसका वोटिंग राइट है वो मैंने ट्रांसफर कर दिया टू बी। ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा कर सकता हूं मैं? नहीं? ओके, चलो। तो ये इन द कोर्स ऑफ दिस चैप्टर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, आप मुझे आंसर करके बताओगे वेदर इट इज पॉसिबल और इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, यश यहां पे एक आंसर करते हैं कि यस इफ आर्टिकल्स अलाउ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपने को चेक करना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर बताया हुआ है कि नंबरिंग ऑफ शेयर्स, सेक्शन 44 मॉड्यूल में लिखा है नॉट एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स। अरे ठीक है ना, इतना सा तो सेक्शन है, इतना सा तो प्रोविजन है, कोई दिक्कत नहीं। सी पॉइंट क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, मैं बीच में अगर एक आधा सेक्शन आपको छुड़वा दूं तो पॉइंट ये होगा, इसका कनेक्टिविटी मैं कहीं और नहीं दिला पाऊंगा। अरे आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं कनेक्टिविटी फिर नहीं दिला पाऊंगा। और ये कोई ऐसा भारी भरकम वाले सेक्शन, ये देखो छोटे छोटे से सेक्शन है, नंबरिंग ऑफ शेयर्स। ओके, चलो तो अब यहाँ पे देखो। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, इन द कोर्स ऑफ दिस चैप्टर आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके दोगे, तो जब हम एक पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ेंगे जहां इसका आंसर मिलेगा, तो वहां पर आप बोलोगे कि सर, कि ये ट्रांसफर करने का बात कहां से आया। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर सेक्शन 44 है। तो सेक्शन 44 अलाउ करता है कि आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो, पर कलेक्टिवली आप ये जो राइट्स है, आप ये बंडल ऑफ राइट्स को एक साथ ट्रांसफर कर सकते हो, या आप इसको अलग अलग भी ट्रांसफर कर सकते हो। इसका आंसर आपको किसी और सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर आप यहाँ पे देखो, सेक्शन 45 ये बेसिकली बता रहा है शेयर्स में नंबरिंग होना चाहिए। अब ये नंबरिंग का क्या पॉइंट है, आप ये देखो। बेसिकली पहले क्या होता था, ये होता था आपका शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो दिस इज योर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। दिस इज योर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। अब ये जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, यहां पर एक यूनिक नंबर होता था। जैसे आपके करेंसी में नंबर होता है ना, वैसे आपका यहां पर एक यूनिक नंबर होगा, और इसको हम नंबर बोलते थे सर्टिफिकेट नंबर। दिस इज गोइंग टू बी योर सर्टिफिकेट नंबर। अब यहां पर पहले बोला गया था कि कंपनी के जो भी शेयर्स होंगे उसको डिस्टिंग्विश किया जाएगा विद द डिस्टिंक्टिव नंबर। ओके, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ओटीओस हो गया। ओटीओस मतलब सर्विंग नो प्रैक्टिकल पर्पस। व्हाई?
क्योंकि आज की डेट में सारे के सारे शेयर्स किस में हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए। आपके जितने भी शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए। ये तो कब है, जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे। अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब आपके शेयर सर्टिफिकेट्स हो गए तो वहां पर देयर विल बी नो यूनिक नंबर, देयर विल बी नो यूनिक नंबर। इसका क्या मतलब हो गया, ये जो शेयर्स है, द शेयर्स व्हेन दे आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और द सिक्योरिटीज व्हेन दे आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दे आर फंजिबल। फंजिबल का क्या मतलब हो गया कि आप सपोज करो बैंक में कैश डिपॉजिट करते हो, ठीक है। सपोज आप बैंक में गए, आपने एक 2,000 रुपए का नोट डिपॉजिट किया। अब देखो उस 2,000 के नोट में एक यूनिक नंबर लिखा हुआ है। लेट्स से यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है PQRS 123। ये करेंसी यूनिक नंबर है। ये आपने बैंक को जाकर दे दिया। जब आप 2,000 रुपए का नोट बैंक से वापस मांगोगे तो क्या आप बैंक को ये बोलोगे मुझे वही वाला 2,000 का नोट दो जिसमें PQRS 123 यूनिक कोड नंबर है, क्योंकि यही मैंने आपको डिपॉजिट किया था? नहीं। तो आप क्या बोलोगे, द करेंसी डिपॉजिटेड इन द बैंक इज फंजिबल। फंजिबल मतलब इट इज एक्सचेंजेबल। ठीक है भाई, आपने 2,000 का नोट दिया, आपको 2,000 का नोट वापस मिल जाएगा। अब वो कौन सा नोट मिलता है कौन सा नहीं मिलता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द शेयर्स आर इन फंजिबल फॉर्म। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिकली आज की डेट में वैसे ही मैंडेट हो गया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो, कौन सा सेक्शन मैंडेट करता है शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का? विच सेक्शन मैंडेट्स होल्डिंग द शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? सब कंपनीज के लिए नहीं है, लिस्टेड कंपनी। करेक्ट, सलोनी हैज आंसर्ड सेक्शन नंबर 29। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 29 यहां पे बोलता है कि आपको कुछ कंपनीज को बोला गया है आपको इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स को होल्ड करना है, तो उनके लिए ये प्रोवाइजो जो है वो एप्लीकेबल रहेगा और ये आपके लिए सेक्शन बेकार है। पर यस, जो प्राइवेट कंपनीज है उनमें आज भी यही शेयर सर्टिफिकेट का काम होता है। आया समझ में गाइस? इज दिस क्लियर? ओके, तो ये पॉइंट आता है। तो ये फंजिबल वर्ड जो है ना, ये आप याद रखना, ये शायद आपको आगे भी कहीं पर मिलेगा। द शेयर्स आर इन फंजिबल फॉर्म, द शेयर्स आर इन फंजिबल फॉर्म and when they are in electronically, the when shares when they are in the dematerialized form, they are fungible। fungible मतलब they are exchangeable। एक शेयर दो, एक शेयर आपको वापस से मिल जाएगा, बट आप एग्जैक्ट वही सेम शेयर नहीं मांग सकते। बट सर्टिफिकेट्स में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि सर्टिफिकेट में यहाँ पर नाम लिखा हुआ रहेगा। यहाँ जैसे नाम लिखा हुआ रहेगा दिस शेयर बिलोंग्स टू नेमिन। अब नेमिन अगर अपना शेयर सर्टिफिकेट देता है तो उसको सलोनी का शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आया समझ में? उसको उसी का ही शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में ऐसे लिस्ट बना हुआ रहेगा। बोलेंगे शेयर होल्डर नंबर 1, तो ये नेमिन है। नेमिन के पास 100 शेयर्स है और 100 शेयर्स का यूनिक नंबर लेट्स से 1 to 100 है। फिर यहाँ पे शेयर होल्डर नंबर 2, तो इसके नाम के आगे ये लिखा हुआ रहेगा, तो फिर आप यूनिक नंबर डिमांड नहीं कर सकते। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर नेमिन सपोज करो ये शेयर बेच रहा है, लेट्स से ये शेयर वो सलोनी को बेच रहा है, तो फिर बेच सकता है इसको, ऑफ कोर्स बेच सकता है, क्योंकि ये आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है एंड इट इज ट्रांसफरेबल। तो जैसे आर्टिकल्स में बताया वैसे ये शेयर्स को ट्रांसफर करेगा। तो जब ये सलोनी के नाम पे शेयर्स को ट्रांसफर कराएगा तो वो यहाँ पर एक डीड तैयार करेगा। आपने सीए फाउंडेशन में बिजनेस कम्युनिकेशन में डीड्स के बारे में पढ़ा होगा, यस और नो? तो एक ट्रांसफर डीड लेगा और उस ट्रांसफर डीड के तहत ये शेयर्स को ट्रांसफर करेगा। उसके बाद सलोनी क्या करेगी, सलोनी वुड गो टू कंपनी एंड सलोनी वुड से कि देखो ये जो शेयर है ये किसके नाम पे है, ये नेमिन के नाम पे है। ये शेयर्स नेमिन ने मेरे को भेज दिया, ये हमारा ट्रांसफर डीड, इसमें देखो ये नेमिन का सिग्नेचर, ये मेरा सिग्नेचर। और अब आप यहाँ पे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में सलोनी नेमिन का नाम हटाओ और मेरा नाम यहाँ पर लिखो। तो फिर यहाँ पर ये चेंजेस होता था। तो अर्लियर दिस यूज्ड टू बी द प्रोसेस, और इतना लंबा टाइम भी लगता था और प्रोसेस भी होता था। आज की डेट में आप देखो ये सब कैसे होता है,
आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब नेमिन को पता भी नहीं होगा कि उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है, और ना ही सलोनी को पता होगा। वो तो बस जाएंगे, कोई ना कोई जो भी इनका ब्रोकर रहेगा उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे, शेयर्स को खरीदेंगे और आराम से चिल करेंगे। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ? बाय द वे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वाला चैप्टर, मतलब जो सेक्शन है वो भी हमें पढ़ना है, वो अभी आगे हम लोगों को आगे पोर्शन के अंदर अपने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब सर्टिफिकेट्स ऑफ द शेयर्स। अब सर्टिफिकेट्स ऑफ द शेयर, ये भी टेक्निकली आप देखो तो आज की डेट में क्या हो गया है, ओटीओस हो चुका है, क्योंकि सर पूरा का पूरा शेयर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, तो ये बेकार हो चुका है कॉन्सेप्ट। बट क्या ये हर एक कंपनी के लिए बेकार हो गया है? नहीं सर, ये आज भी एक काफी बड़े चंक ऑफ कंपनीज के लिए वैलिड है, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज और जो पब्लिक कंपनीज है वो इतने ज्यादा नहीं है जितने एक छोटे प्राइवेट कंपनीज होते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज में आज भी शेयर सर्टिफिकेट्स का काम चलता है। तो शेयर सर्टिफिकेट्स में अगर आप देखो तो यहां पर आ गया आपका सर्टिफिकेट विच इज इशूड अंडर द कॉमन सील। अब देखो कॉमन सील जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज की डेट में मैंडेटरी है कि नहीं है कॉमन सील रखना? एक कंपनी को कॉमन सील रखना मैंडेटरी है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो अगर कॉमन सील है तब तो कोई बात नहीं, अगर कॉमन सील नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि ये जो शेयर सर्टिफिकेट होगा इसको कौन साइन करेंगे? इसको साइन करेंगे दो डायरेक्टर, या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी। तो अगर आपने एक सीएस को अपॉइंट करके रखा है तो आपको एक सीएस और डायरेक्टर ये दोनों मिलकर साइन करेंगे, अदरवाइज दो डायरेक्टर्स मिलकर साइन करेंगे। आपको याद है हमने फाउंडेशन के अंदर कंपनी लॉ पढ़ा था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर उसमें एक्सेप्शंस के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी सेक्रेटरी ने डायरेक्टर के सिग्नेचर फॉर्ज कर दिए तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा, because forgery, remember one of the exception of doctrine of indoor management was forgery। तो ये देखो एक कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर ये दोनों यहाँ पर साइन करते हैं। anyway, मैं पुरानी बातें यहाँ पर याद कर रहा था, साथ में कोई और भी था उसके उस एग्जाम्पल में ना, हाँ एब्सोल्युटली, बट कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली शेयर सर्टिफिकेट पे वहां पर साइन करके उसको इधर इशू करता है। स्पेसिफाइंग द शेयर्स विच आर हेल्ड बाय एनी पर्सन एंड दिस शैल बी द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑन द टाइटल ऑफ द पर्सन ऑफ सच शेयर्स। अब देखो, अभी किसी ने जैसे मेरे को बोला था ना कि सेक्शन 45 अपने को नहीं है, धवल शायद आपने बोला था, हाँ। तो धवल आप यहाँ पे चेक करो, अब आपको मैंने क्योंकि सेक्शन 45 समझाया तो आप देखो आपको सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन कितने अच्छे से समझ में आएगा। जो शेयर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर इशू किया है जिसमें नेमिन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये शेयर सर्टिफिकेट इज व्हाट प्राइमा फेसी एविडेंस है ये। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे नेमिन का नाम लिखा है शेयर सर्टिफिकेट में तो इसका ओनर कौन है? इसका ओनर कौन है? इसका ओनर नेमिन ही है, राइट? कोई इसके ऊपर अभी झगड़ा नहीं होगा, इस बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा, नेमिन ही इसका ओनर है। हाँ, कल को सलोनी अगर ये बोलना चाहे कि देखो सर्टिफिकेट में भले ही नाम नेमिन का हो बट नेमिन ने ये सर्टिफिकेट मुझे ट्रांसफर कर दिया, तो क्या सलोनी ऐसा क्लेम कर सकती है? Can Saloni claim later on that no, these shares do not belong to Nemin? Nemin has sold these shares to me. क्या ऐसा क्लेम कर सकती है सलोनी? आंसर इज यस, लेकिन उसको ये डीड प्रूफ करना पड़ेगा कि देखो ये ट्रांसफर डीड है, नेमिन ने ये ट्रांसफर मेरे को किया। हाँ, अगर डीड नहीं है उसके पास तो भले ही एक्चुअल में नेमिन को पैसे मिल गए हो और उसने एक्चुअल में शेयर ट्रांसफर कर दिया उस सलोनी को, फिर भी सलोनी प्रूफ नहीं कर पाएगी कि ये जो शेयर्स है ये किसको बिलोंग करते हैं, उसको बिलोंग करते हैं, नेमिन को बिलोंग नहीं करते। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सपोज करो नेमिन के पास ये सर्टिफिकेट है, अभी आप देखो साइक्लोन यास आया है, भाई तो एक तो समझ में नहीं आता, गजब गजब तो इसके नाम होते हैं। यास साइक्लोन आया, ठीक है, अभी ये जो यास साइक्लोन आया इसमें जो शेयर सर्टिफिकेट्स थे उसने मेरे यास को धो दिया, मतलब जो शेयर सर्टिफिकेट थे उस साइक्लोन ने मेरे सर्टिफिकेट को सबको धो दिया। कैसे धो दिया? मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पे था, वाटर लॉगिंग हो गया, और वो जैसे पुराने जमाने में ट्रंक नहीं होता था, उस ट्रंक के अंदर मैंने तिजोरी में शेयर सर्टिफिकेट को रखा था कि कोई चोरी ना कर ले,
और पानी आया और ये ट्रंक बिल्कुल तैर गया पानी के अंदर। अब मुझे बताओ ये जो शेयर सर्टिफिकेट है कैसे होगा, क्योंकि जब तक ये सर्टिफिकेट नेमिन के हाथ में नहीं है तब तक नेमिन प्रूफ नहीं कर सकता कि वो ओनर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये रहेगा कि नेमिन अब कंपनी में अप्लाई करेगा कि उसको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाए। क्यों इशू किया जाए, क्योंकि या तो उसका शेयर सर्टिफिकेट जो है वो खो गया है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, या फिर उसका जो सर्टिफिकेट है वो डिफेस्ड हो गया, म्यूटिलेटेड हो गया, जैसे साइड से फट गए, वो टॉर्न, राइट, वो खराब हो गया। और आपको इस केस में देखो अगर खो गया या डिस्ट्रॉय हो गए तब तो आप सरेंडर कैसे करोगे, ऑब्वियस सा बात है। लेकिन अगर खराब हो चुके हैं, खराब इन द सेंस कि वो फट गया है, ठीक है, कुछ भी इस तरह से हो गया, दीमक लग गया उसमें, आधा कीड़ा खा गया, इन दैट केस आपको वो फटा पुराना जो भी शेयर सर्टिफिकेट होगा उसको सरेंडर करना पड़ेगा कंपनी को, एंड फिर आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट को इशू किया जाएगा। ओके गाइस, दिस इज क्लियर। अच्छा मुझे बताओ, हाउ विल यू प्रूव द सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड? हाउ विल यू प्रूव द सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड? How will you prove the certificate is lost or destroyed? How will you prove this? देखो, फटा पुराना ये जो रहेगा वो तो आप ले जा सकते हो। इवेंट का प्रूफ, तो बेसिकली आपको यहां पर एफआईआर करवाना पड़ेगा। यू विल हैव टू लॉन्च अ एफआईआर। ओके, कंप्लेंट आपको पुलिस में एफआईआर लॉन्च करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, और फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के थ्रू देख के आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू करवा के दिया जाएगा। ठीक है, ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट निकलवाना एक बहुत ही ज्यादा टीडियस टास्क था, बहुत ही ज्यादा। करेक्ट, नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तो चलेगा ही, बट मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे एक बात बताऊं, आनंद कनकानी या मुस्कान अय्या, मुस्कान अय्या एक ही है या बहुत सारे हैं? भाई बहुत सारे हो सकते हैं। हाउ डू यू प्रूव दैट यू आर ओनली द सेम पर्सन? ठीक है, तो आपको यहाँ पर, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर तो एक है ही, इसके अलावा ये सब चीज भी जाएगा आपका। आगे बता रहे हैं, प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा टीडियस टास्क होता है, इसीलिए आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिकली हो गया तो इट इज गुड। अभी बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी आए, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, अगर सर्वर हैक हो गया तो बात अलग है, बट इनके सर्वर्स इतने स्ट्रांग होते हैं डिपॉजिटरीज के कि इनको हैक करना डिफिकल्ट होगा। राइट, आई वोंट से इम्पॉसिबल, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। बट अगर किसी ने सर्वर को हैक कर दिया, आई एम श्योर आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ तो ऐसा कांड होगा कभी ना कभी तो, कि वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा कि अगर इस तरह से सर्वर हैक हो गया। हालांकि ये लोग सब पूरा बैकअप वगैरह सब रखेंगे, बट सपोज करो मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर है, हैकर ने हैक करके यहाँ पे 2 जीरो और लगा दिए, 2 3 जीरो और लगा दिए, गजब मजा आ जाएगा। आप सोचो, 2,000 रुपए का एक शेयर, मतलब मेरा जो होल्डिंग है वो 2 लाख रुपए का है, 2 लाख में अचानक से 3 जीरो लग जाते हैं, बस काम धंधा छोड़ दो उसके बाद। ठीक है, किसी हिल स्टेशन में या बीच में जाके चिल करो फिर। राइट, एनीवे, सो आप ये देखो, ये प्रोविजन है। इसके अलावा, notwithstanding anything contained in the articles of association, the manner of the issue of certificate and or the duplicate share certificate, the form of share certificate, everything will be entered into the register of members as may be prescribed. आप बताइए, इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ? इससे रिगार्ड में एक पॉइंट मेरे को आपके साथ और डिस्कस करना है, इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है एक जगह, सो आई जस्ट डिस्कस दिस आल्सो विद यू। हाँ, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको इशू किया जाएगा विद इन 3 डेज, 3 मंथ्स। ठीक है, और लिस्टेड कंपनी अगर है तो आपको इशू किया जाएगा विद इन 45 डेज, जब तक आपका ये पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन आप सबमिट कर देते हो। तो ये एक पॉइंट और देख लेना, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड में से निकल के आता है। सबसे पहले तो आप ये देख लो, SH1, फॉर्म SH1, ये हो जाएगा आपका शेयर सर्टिफिकेट।
ये जो शेयर सर्टिफिकेट का कॉपी है वो ये रहेगा। और अगर आप देखो SH2, तो SH2 बेसिकली आपका हो जाएगा एक रजिस्टर, ठीक है। और रजिस्टर जिसके अंदर आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे कौन कौन से सर्टिफिकेट्स को आपने रिन्यू किया या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू किया। सो दिस इज गोइंग टू बी द रजिस्टर ऑफ renewed और एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स, ठीक है, जो आप यहाँ पे इधर मेंटेन करके रखोगे। और इसके अलावा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स कितने टाइम में इशू हो जाना चाहिए? MCQ क्वेश्चन बन सकता है। सो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स टू बी इशूड, अनलिस्टेड कंपनी अगर है, लिस्टेड कंपनी तो इन दैट केस 45 डेज, और अगर ये एक अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर आपके पास यहाँ पे 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होगा, विद इन 3 मंथ्स। ओके, अच्छा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का पावर किसके पास होगा? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करने का पावर किसके पास होगा? पावर टू इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स, इट इज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान रखना, ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं, पावर टू इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स लाइज विथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिवली, मतलब सब एक साथ मिलके यहां पर इशू करेंगे, कोई एक जना उठ के इशू नहीं कर देगा। दिस लाइज विद द collectively with the board of directors. Okay, is this clear? तो ये सारा आपका पॉइंट आता है। पर यही देखो, अगर आपके पास डिपॉजिटरी फॉर्म में है तो जो रिकॉर्ड विद द डिपॉजिटरी होगा वही एक प्राइमा फेसी एविडेंस होगा कि आप उस शेयर के क्या हो, बेनिफिशियल ओनर हो। और अगर आपने किसी, देखो, इफ अ कंपनी विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड इश्यूज डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, द कंपनी विल बी अगेन लाइबल टू द पेनल्टी। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है अपने पास सेक्शन नंबर 47, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका सेक्शन। तो इसमें आप देखो वोटिंग राइट, सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43 एंड सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 188 सबसेक्शन 1। ओके, तो ये सारे अलग अलग सेक्शंस क्या है? 43 तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, यस और नो? 43 तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। व्हाट इज 43? व्हाट इज 43? व्हाट इज सेक्शन 43? अरे बताइए, सेक्शन 43 क्या है? शेयर कैपिटल, करेक्ट, द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। सेक्शन 50 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 50 बात करता है कॉल्स के बारे में, ठीक है, कॉल्स ऑन द शेयर्स। और ये जो सेक्शन 188 है ये बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में क्या होता है? कुछ ट्रांजैक्शंस है जो रिलेटेड पार्टीज के बीच में हो रहा है, वहां पर आपको बोला जाएगा कि यार आप वोट नहीं कर सकते अगर आप रिलेटेड पार्टी उस ट्रांजैक्शन में। अभी बहुत ही मैंने बेकार वाहियात तरीके से आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल ही वाहियात तरीके से यहाँ पे बताया। बस खाली ये समझ लो, कुछ ट्रांजैक्शन है जो आप किसके साथ कर रहे हो, अपने रिलेटेड पार्टी के साथ कर रहे हो, तो वहां पर आपको वोट करने के लिए मना किया जाएगा, ठीक है। सपोज मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं और मेरे ब्रदर के कंपनी से कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिस कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं वो कंपनी मेरे किसी भाई के कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और उसमें वो बोला जाएगा, अब कौन से ट्रांजैक्शन है वो भी लिस्ट दिया हुआ है, सब सीए फाइनल में आपको पढ़ना है, बट एग्जाम्पल के लिए आपको दे रहा हूँ। तो इनमें जो जो रेस्ट्रिक्शंस है या जो प्रोविजंस है उनको तो ध्यान में रखना है। इसके अलावा
43 में भी अगर आप देखो डीवीआर और के प्रोविजन है, तो कह रहे हैं उन सबको एक बार साइड में रखो, मतलब वो सब तो है ही। इसके अलावा अगर आप देखो तो एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल shall have the right to vote on every resolution placed before the company. Does preference shareholder also get the voting right? Does preference shareholder also get the voting right on all the resolution? Answer is no. As per section 49 subsection 1 clause A, it is only equity share capital, so holding equity share capital. Okay, अब आगे बता रहा है and the voting right on poll shall be in proportion to his share in the paid up equity share capital of the company. तो अगर पोल से डिमांड हुआ तो वोटिंग राइट्स आपका वन शेयर वन वोट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अभी आई थिंक आप मेरे हिसाब से इसको कनेक्ट कर लोगे, जो आज हमने क्लास में यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देखा था पोल वाला ABCDE वाला, याद आ रहा है? आप शायद उस एग्जाम्पल से आप इसको कनेक्ट कर लोगे। यस और नो? अगर पोल डिमांड हुआ, ठीक है, सो इफ पोल इज डिमांडेड, then in that case one share is equal to one vote. Okay, फिर देखो every member of the company limited by shares and holding any preference share capital therein shall in respect of such share capital have right only on resolutions placed before the company which directly affects the rights of the preference shareholder. Okay, subsection 2 altogether आपके लिए डिफरेंट है। देखो मैं यहाँ पे आपको क्या पॉइंट बता रहा हूँ, पहले आप इसको समझ लो। देखो वोटिंग राइट्स, so voting rights on all resolutions lies only with इक्विटी शेयर होल्डर्स, सिर्फ इक्विटी शेयर्स में रहेगा, ठीक है। बट फिर आपको मिलेगा एक एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन के अंदर क्या प्रोविजन है? उस एक्सेप्शन में प्रोविजन है कि देखो भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है, समटाइम्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल आल्सो गेट दिस राइट। तो ये तो हो गया सेक्शन 47 सबसेक्शन 1। बट ये जो समटाइम्स मैं बात कर रहा हूं, इवन preference shareholders will also get this right. कौन सा राइट? टू वोट ऑन ऑल रेजोल्यूशंस। ये कौन बोलता है? सेक्शन 47 सब सेक्शन 2, ठीक है, ठीक है। और उसका यहां पर आपको मिलेगा एक प्रोवाइजो, वो यहां पर बोलता है। अब देखो एक बार इसको हम पूरा पढ़ते हैं फिर से। सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 50 एंड सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 188, तो इन तीन सेक्शंस के अलावा every member of a company limited by shares and holding equity share capital shall have the right to vote on every resolutions placed before the company and his voting rights shall be on if the voting right is done, the voting is done by way of poll, तो उनके शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में होगा। अब आप ध्यान से यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ो। सो एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय द shares and holding any preference shares therein shall in respect of such capital preference share capital have a right to vote only on the resolutions placed before the company which directly affect the rights attached to the preference shares। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट किसका रहेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट रहेगा ओनली ऑन दोज रेजोल्यूशंस व्हिच आर affecting the rights of the preference shares and any resolution for the winding up of the company। तो कल को अगर कंपनी वाउंड अप हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी आ जाएगा वोटिंग राइट्स, एंड रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इट्स इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल and his voting right on poll shall be in proportion to his paid up preference share capital of the company। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये रहता है, चलो तो इस चार्ट को मैं वापस से रिवाइज करता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
as far as equity shares will have the vote or the right to vote. I'm so sorry, please bear with me, थोड़ा सा ये चार्ट को मैं प्रॉपर बना के देना चाहता हूं. So equity shares will have the right to vote on all resolutions of the company. ठीक है. अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का. व्हाट अबाउट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? इनको किस चीज के ऊपर राइट है? तो इनके पास राइट टू वोट है. कहां कहां? इनके पास राइट टू वोट है जब उन सारे रेजोल्यूशंस पे, ठीक है, रेजोल्यूशंस विच अफेक्ट देयर राइट्स, जो रेजोल्यूशंस है विच अफेक्ट देयर राइट्स, या फिर जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है दिस इज फॉर वाइंडिंग अप, कंपनी को वाइंड अप करने का बात हो रहा है, या फिर इट इज फॉर द repayment of preference shares, or it is for the reduction of preference shares या फिर equity shares, reduction of share capital के लिए. आप बताओ, is this clear guys? is this clear? अच्छा, दोनों का ही वोटिंग राइट कैसे रहेगा? अब यहां पर चलो, ये चार्ट आई थिंक ज्यादा बेटर बन गया है. अब मैं चाहता हूं आप सीधा ये प्रोवाइसो पढ़ो. ये प्रोवाइसो क्या बताया हुआ है? इसके ऊपर वाले प्रोवाइजो को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप इसको पढ़ो. प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैज नॉट बीन पेड फॉर द पीरियड ऑफ 2 years और मोर, such class of preference shareholders shall have the right to vote on all the resolutions which are placed before the company. तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट मिल सकता है टू वोट ऑन ऑल रेजोल्यूशंस? आंसर इज यस, इफ the preference dividend is not paid. If the preference dividend is not paid for 2 years और मोर, तो उनके पास राइट आ जाएगा कि जितने भी रेजोल्यूशन है हर एक में वो वोट करे. आप बताओ, क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, राइट टू वोट लाइज ओनली विद द इक्विटी शेयर्स एंड ऑल, तो आपको बेसिकली वहां पर फिर एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा कि नहीं सर, उनको एक्सेप्शन है. कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, कुछ क्या एक ही सिचुएशन है जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट मिल जाता है टू वोट ऑन ऑल द रेजोल्यूशंस व्हिच आर पास्ड बाय द कंपनी. अब हम इस प्रोवाइजो को भी देख लेते हैं. तो यहां पर आपको वो बता रहा है, provided that the proportion of voting rights of the equity shareholders to the voting rights of the preference shareholders will be in the same proportion as the paid up capital in respect of the equity bears to the paid up preference shares capital. मतलब दोनों का proportion वहां पर अपना सेम रहेगा. इक्विटी का इक्विटी के हिसाब से वोटिंग राइट निकलेगा, और आपका जो प्रेफरेंस है प्रेफरेंस का प्रेफरेंस के हिसाब से निकलेगा. आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? ठीक. अब यहां पर क्या है, एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है. ठीक है, एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है, और ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आया था 2015 को. ठीक है, ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन ने एक्चुअली कंपनीज एक्ट को आप कैसे पढ़ते हो उसको काफी ज्यादा चेंज कर दिया. अब देखो, ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन किसके लिए है? दिस एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इज
कि ये जो प्रोविजंस है वोटिंग राइट का, ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ वोटिंग राइट, जो भी इसके अंदर यहां पे लिखा हुआ है, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन अ प्राइवेट कंपनी। दिस वुड नॉट बी एप्लीकेबल ऑन अ प्राइवेट कंपनी अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड कर देता है तो, वेयर द एमओए और एओए प्रोवाइड सो। अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड कर दे, विच मींस एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स है और 2 साल तक उन्होंने डिविडेंड नहीं बांटा, तो भी क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट मिलेगा? तो सर उनके राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर एक वो प्राइवेट कंपनी है और मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपने ऐसा रेस्ट्रिक्शन डाल दिया तो। अरे समझा बच्चा लोग? गाइस ये समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया आपको? ओके, ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन समझ में आया आपको? ये 2015 का एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है। इस एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में कंपनीज एक्ट के बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनको बोला गया था कि ये एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो उससे क्या हो गया, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हट गए। ओके, अब आता है आपके पास सेक्शन नंबर 48। तो एक काम करते हैं, सेक्शन 48 को हम कल शुरू करते हैं, ठीक है? 48 ऑनवर्ड्स हम कल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कल 6:30 बजे हमारा लेक्चर रहेगा। विल स्टार्ट एट 6:30 ओनली। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।